नमस्ते, आप सुन रहे हैं प्रेम अनमोल होता है वाणी। मैं हूं आपकी होस्ट वाणी। पिछले एपिसोड में आपने मेरे जीवन के एक बड़े त्याग को देखा था, इंजीनियर बनने का सपना। आज 22 वर्ष की उम्र में मैं नौकरी के लिए संघर्ष कर रही हूं और मेरे अकेले पिता के पास सारी समस्या का एक ही हल है, विवाह। सुनिए कैसे मेरे पिता के प्रति मेरा व्यंग्य भरा उत्तर अचानक स्नेह और दायित्व की भावना में बदल जाता है, उन्हें अकेला न छोड़ने के मेरे संकल्प के कारण। और फिर मेरे जीवन में प्रवेश होता है नचिकेतन स्कूल की स्वामिनी अलका भाटिया मैम का। 40 प्रतियोगियों के बीच इंटरव्यू में मेरा विवाह न करने का निश्चय और मेरे अतीत की सच्चाई सुनकर अलका मैम ने मुझे असामान्य वेतन के साथ क्यों चुना। आज मैं समझती हूँ कि मेरा इंजीनियर न बन पाना शायद ईश्वर की इच्छा थी। मेरे पिता के वो मार्गदर्शन भरे शब्द सुनिए जिन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि मनोविज्ञान का ज्ञान जीवन भर मेरा और कई समस्याग्रस्त मनुष्यों का भला करेगा। एक नया करियर, एक नई गुरु और जीवन का नया फलसफा, सब कुछ आज के एपिसोड में प्रेम अनमोल होता है वाणी। सुनते रहिए, आप सुनेंगे। एपिसोड 4, जॉब, जनक और जीवन का नया गणित। 8 वर्ष पहले मैं कभी इंजीनियर बनना चाहती थी। मैं पारिवारिक परिस्थितियों के कारण एमए साइकोलॉजी की उपाधि ले सकी हूँ। वैसे तो कुछ अवसर मेरे लिए किसी कंपनी में मानव संसाधन विशेषज्ञ बनने के भी हैं, मगर वे उतने नहीं हैं जितने मेरे लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान त्रिची से इंजीनियर बनने पर उपलब्ध होते। मुझ जैसे एमए किए युवाओं के लिए अच्छे जॉब के अवसर अधिक बिरले होते हैं, जिन्होंने फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे या लेडी श्रीराम कॉलेज जैसे अच्छे कॉलेज से मास्टर्स नहीं किया हो। ये सच्चाई मैं पढ़ाई करते हुए भी जानती थी, किंतु मैं कुछ करने की स्थिति में नहीं हूँ। मेरे पापा मुझे बाहर भेजकर पढ़ाने की स्थिति में नहीं थे। ऐसे अपनी पढ़ाई पूर्ण करने के बाद मुझे जॉब के लिए वैसे ही भटकना पड़ रहा है जैसे भारत में इंजीनियर, डॉक्टर, सीए आदि नहीं बन पाए बहुत से युवा भटक रहे होते हैं। मैं अपनी इस स्थिति में बहुत व्यथित रहती हूँ। उस समय मेरे पापा को मेरी निराशा से उबारने का एक ही उपाय उचित लगता है कि मैं किसी योग्य लड़के से विवाह कर लूं। वाणी, क्यों जॉब के लिए अपनी जूतियां घिसने में लगी हुई हो? मेरी मानो तो तुम विवाह कर लो। पापा के पास सब समस्या का यही एक हल है। मेरे पापा पहले माँ एवं उसके पश्चात मेरे प्रतिभावान भाई मयंक की एक दुर्घटना में हुई मौत से टूट चुके हैं। वे यह बात परामर्श की तरह कह रहे हैं क्योंकि वे अब अपनी युवा बेटी मुझ पर किसी तरह के दबाव बना सकने की स्थिति में नहीं रह गए हैं। मैं 5 वर्ष पहले उनकी कही बातों के शूल को अब तक नहीं भूली हूँ। उन्होंने अपनी भोजन व्यवस्था की कठिनाई बताते हुए मुझे राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान त्रिची में पढ़ने के लिए नहीं भेजा था। पापा, मैं विवाह होने पर ससुराल चली गई तो आपके खाने पीने की व्यवस्था कैसे चल सकेगी? उनकी पूर्व कही बात का स्मरण करते हुए मैंने उत्तर दिया। यद्यपि उनके प्रति मेरी शिकायत के कारण मेरा यह उत्तर व्यंग्ययुक्त है, फिर भी मैंने अपने स्वर को संयत रखा है। मेरे पापा कमजोर हुए हैं, फिर भी बुद्धिमान तो वे अब भी हैं। वे समझ गए हैं कि मैं 5 वर्ष पहले के उनके कहे शब्द ही उन्हें वापस कह रही हूँ। बेटी, तुम पहले की बातों को भुला क्यों नहीं देती? तुम जानती हो कि हम दोनों ने ही दो मौतों को झेलने की बड़ी विपत्ति सहन की है। उन्होंने असहाय होने की भाव भंगिमा प्रदर्शित करते हुए कहा है। यद्यपि अपने पापा के प्रति मेरे मन में शिकायतें रहीं, तथापि मैं इतनी बुरी बेटी भी नहीं कि अपने पापा का निरादर करूं। मैं आज 22 वर्ष की हुई हूं तो यह उनकी छत्रछाया में ही तो हुआ है। पापा, आप मेरे उत्तर को किसी पुरानी बात से नहीं जोड़िए। मेरी विवाह करने में कोई रुचि नहीं है, फिर भी अगर मैं विवाह कर लूं तो आपकी देखभाल कौन करेगा? आप मुझे वाणी नहीं मयंक ही समझे। आज भैया होते तो क्या वे आपको अकेला रहने के लिए छोड़ जाते? मैंने पापा के प्रति अपने दायित्व समझा है। पापा की आंखें छलक आईं। कुर्सी से उठकर वे मेरे पास आए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, मेरे सिर पर स्नेह से हाथ रख दिया, फिर वे अपने कक्ष में चले गए हैं। मैं सिर झुकाकर सोचने को विवश हुई। मुझे पापा के प्रति इस तरह निष्ठुर नहीं होना चाहिए। कुछ दिन बीते हैं। एक दिन मुझे जानकारी मिली कि शहर के ही एक प्रतिष्ठित निजी स्कूल में 2 शिक्षिकाओं की आवश्यकता निकली है। मैं निर्धारित दिन इंटरव्यू के लिए पहुंच गई। वहां मेरे सहित 40 से भी अधिक लड़कियां अपने अपने कागजात जमा कर रही हैं। उनमें से 10 से अधिक तो मेरे ही सहपाठी हैं। 25 से अधिक लड़कियों के इंटरव्यू हो चुके तब वहां अकस्मात हलचल हुई। मुझे एक 50-52 के लगभग वय की आकर्षक महिला कॉरिडोर में आती दिखी।
वहाँ हो रही कानाफूसी से मुझे ज्ञात हुआ यह इस स्कूल की स्वामी अलका भाटिया हैं। वे इंटरव्यू कक्ष में चली गईं। हमें ज्ञात हुआ कि अब आगे होने वाले साक्षात्कार में वे भी उपस्थित रहने वाली हैं। बचे हुए आवेदकों पर उनकी उपस्थिति अतिरिक्त दबाव होती प्रतीत हो रही है, जबकि मैं सोच रही हूँ ये शेष आवेदकों के लिए अधिक अच्छा अवसर है। उबा देने वाली प्रतीक्षा के बाद अंततः 31वें नंबर पर मुझे बुलाया गया। भीतर एक बड़ी टेबल पर अलका जी सहित 4 महिलाएं विराजमान हैं। उनमें से एक ने मुझसे सामने कुर्सी पर बैठने के लिए कहा। मैं बैठ गई हूँ। क्या आप अपने विवाह होने तक एक अस्थायी व्यवस्था के रूप में ये जॉब करने की सोच रही हैं? उनमें से एक ने पूछा। जी मैम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं विवाह नहीं करने वाली हूँ। मेरे स्वर में दृढ़ता है। ऐसा क्यों? आप तो एक आकर्षक स्मार्ट लड़की हो, एक अन्य मैम ने पूछा। जी मैम, मेरे पापा अकेले हैं। लगभग 5 वर्ष पहले 1.25 वर्ष के अंतराल में पहले मेरी माँ फिर मेरे भैया की मौत होने से वे दुखी और अकेले हैं। मैं उन्हें अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती, इसलिए मैंने विवाह नहीं करने का निश्चय किया है। मैंने अपनी सच्चाई बताई। अलका जी मेरे उत्तरों को अब तक ध्यान से सुन रही थीं। तब तीसरी मैम ने मेरे कागजात की फाइल उनको दी। अलका जी ने 2 मिनट तक मेरे प्रमाण पत्रों को ध्यान से देखा। आपने 12वीं तक गणित पढ़ा है। जेईई में आपकी रैंक भी बहुत अच्छी रही है। फिर आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के स्थान पर साइकोलॉजी में मास्टर्स क्यों किया है? अलका मैम का प्रश्न तर्कसंगत है। मैम, मेरा चयन त्रिची के प्रतिष्ठित संस्थान में हुआ, मगर तब मेरे भैया बाहर पढ़ रहे थे और ऐसे समय में मेरे पापा मुझ पर भी बाहर की पढ़ाई का खर्च उठाने की स्थिति में नहीं थे, इसलिए मैंने यहाँ ही साइकोलॉजी की पढ़ाई की है। मैंने वास्तविक कारण बताया। मेरे इस उत्तर से अलका जी निर्णय पर पहुँच गई प्रतीत हुई। ये स्कूल अन्य शिक्षिकाओं को 12,000 मासिक वेतन देता है। आपको हम 25,000 का ऑफर कर रहे हैं। क्या आपको ये स्वीकार है? मैम ने निर्णय लेते हुए कहा। मेरे मुख पर हर्ष के भाव आ गए और मैंने अपनी प्रसन्नता प्रदर्शित होने दी। जी मैम, मुझे यहाँ की छात्राओं को पढ़ाने में प्रसन्नता होगी। मैं अपनी सफलता पर हंसते हुए कह रही हूँ। वहाँ विराजित अलका जी सहित सभी महोदयाएं हंसने लगी हैं। आपको हमारी ओर से बधाई। आप कल आकर स्थापना कक्ष में औपचारिकताएं पूरी कर दीजिए। और कहते हुए वे रुकी। फिर उन्होंने अपने बाजू में बैठी हुई मैम की तरफ इशारा करते हुए कहा, आप प्रिंसिपल महोदया कीर्ति जी से मिल लीजिए। अलका मैम ने निर्देश दिया। धन्यवाद मैम। 40 प्रतियोगियों में से अपना चयन मुझे उपलब्धि लग रही है। वाणी, यह नहीं भूलना, आपको मेरे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए मुफ्त परामर्श देना होगा। अलका जी ने ये कहते हुए अपना हास परिहास प्रेमी होने वाले स्वभाव का परिचय भी दिया। मैम, आप में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के कोई लक्षण है ही नहीं, मैंने हंसते हुए कहा। मेरे साथ ही सब हंसने लगे हैं। तब कीर्ति मैम ने बेल बजाई। उस समय चपरासी दरवाजा खोलकर अंदर आया और मैं उल्लास से भरी हुई कक्ष से बाहर निकल गई। उस दिन पिछले कई वर्षों में मैं सर्वाधिक प्रसन्न हुई। मैं घर पहुंची। कई वर्षों बाद मैं अपने पापा से ऐसे गले लगी जैसे बचपन में लग जाया करती थी। मेरा ये करना पापा को भी अच्छा लगा। वाणी, लगता है आज तुमने अपने पापा को क्षमा कर दिया है। पापा ने अनुमान लगाते हुए कहा। उनका मनोविज्ञान मुझे समझ आ रहा है। वास्तव में वे ही स्वयं को क्षमा नहीं कर पा रहे हैं। मेरी माँ का सही उपचार नहीं करा पाना और मुझे इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए नहीं भेजना। मेरी तो उनसे केवल ये 2 ही शिकायतें रही थीं। उनके शब्द से मुझे लग रहा है कि उन्होंने मेरे साथ और भी कोई अन्याय किया हो। शायद उन्होंने भैया और मेरे लालन पालन में बेटा और बेटी वाला अंतर किया है। मैं तो बेटी तेरी यही कहानी मानते हुए इसे सामान्य मानती, मगर वे मेरे पापा हैं। कहीं ना कहीं उनको इस बात की कुंठा तो रही ही है जो अब उन्हें अनुभव हो रही है। यह शायद मेरे भैया के ना रहने से और मेरे द्वारा एक बेटे का दायित्व निभाते देखने से हुआ। उनका ऐसा अनुभव करने का एक और कारण ये भी हो सकता है कि 53 वर्ष की आयु में ही 70 वर्ष के वृद्ध जैसे शिथिल और कमजोर हो गए हैं। निश्चित ही उनकी यह स्थिति उनके द्वारा 2 इष्ट प्रिय परिजन क्रमशः मेरी माँ एवं मेरे भाई के अकाल हुए वियोगों से हुई है। कुछ क्षणों में इतना सब सोच लेने के बाद मुझे आभास हुआ मैं अब भी उनके गले लगे हुई हूँ। मैं उनसे अलग हुई। पापा, आप कहाँ के विचारों में पड़ गए हो? आज मेरी प्रसन्नता का कारण नचिकेतन स्कूल में मेरी जॉब लग जाना है। मैंने ये शुभ सूचना दी। वाह बेटी, ये तो वास्तव में अत्यंत हर्ष का विषय है। शब्दों में कहे भाव उनके मुख पर आ भी गए हैं। पापा, मैं आपके साथ ही रह पाऊंगी।
ये सरलता से संभव हो सकेगा। मैं साथ साथ अपने ज्ञान को और विकसित भी कर पाऊंगी। हाई स्कूल की क्लासेज को पढ़ाने के लिए मुझे अपने विषय का निरंतर अध्ययन भी करते रहने होगा। शिक्षण कार्य में मेरे प्रयास क्या होने चाहिए मैं समझ रही हूँ। वाणी, यह तुमने सही कहा है। इससे एक संभावना बनेगी कि कुछ वर्षों में तुम एक अच्छी मानव संसाधन विशेषज्ञ हो जाओ। पापा ने मेरी बात का अनुमोदन करते हुए कहा, मुझे लग रहा है पापा मेरे लिए प्रत्यक्ष लक्ष्य का निर्धारण कर रहे हैं। आज मुझे लग रहा है कि मेरा एक इंजीनियर की जगह मनोविज्ञान का व्याख्याता बन पाने के पीछे शायद भगवान राम जी की इच्छा है। पहली बार मैं सोच रही हूँ, आज इंजीनियर तो बहुत बन रहे हैं मगर मनोविज्ञान विशेषज्ञ कम बन रहे हैं। पापा, ये सब आपके मार्गदर्शन से संभव हो सकेगा। आज मैं पापा को श्रेय दे रही हूँ। मैंने यह बात पापा के ग्लानि बोध को दूर करने की दृष्टि से कही है। वाणी, इंजीनियरिंग का ज्ञान तो भौतिक सुख सुविधा में सहायक होता है, जो जीवन में एक सीमा तक ही फल देने वाला होता है। जिस दिन आप जॉब करना छोड़ देते हैं, जीवन में उस ज्ञान का विशेष महत्व नहीं रह जाता है। पापा के मुख से सच में मार्गदर्शक पिता वाले शब्द निकल रहे हैं। निश्चित ही वे मुझसे अधिक अनुभवी हैं। मैं समझता हूँ, तुमने ये जो मनोविज्ञान का ज्ञान अर्जित किया है वो मनुष्य के जीवन में सदा ही फलदायी होता है। आगे के जीवन में तुम समझ पाओगी कि तुम इससे अपना ही नहीं और कई समस्या पीड़ित मनुष्यों का भला करोगी। मनुष्य के मनोविज्ञान की तुम्हारी समझ जीवन भर उपयोगी सिद्ध होगी। उन्होंने बात पूरी की। जेमिनाई की समालोचना और रचनात्मक मार्गदर्शन। प्रिय श्रोताओ, ये प्रेम अनमोल होता है वाणी के एपिसोड 4 का समापन है। यह एपिसोड वाणी के जीवन में आशा के उदय और उसके पिता के साथ भावनात्मक सामंजस्य की स्थापना करता है। एपिसोड 4 की शक्ति और कथा विकास। भावनात्मक प्रतिशोध, विंडिकेशन। वाणी का पिता के उस कथन को व्यंग्ययुक्त दृढ़ता से दोहराना कि पापा मैं विवाह होने पर ससुराल चली गई तो आपके खाने पीने की व्यवस्था कैसे चल सकेगी। ये दृश्य 5 वर्ष पुराने घाव को प्रकट करता है। ये दिखाता है कि वाणी ने अपने त्याग को भुलाया नहीं है, बल्कि उसे पिता के प्रति दायित्व में बदल दिया है। पिता का पश्चाताप, अपने आप को क्षमा न कर पाना और वाणी के प्रति ग्लानि बोध, गलत निर्णय लेने का दुख पूरी तरह यथार्थ लगता है। अंत में पिता का मनोविज्ञान की श्रेष्ठता को मार्गदर्शक शब्दों में स्वीकार करना वाणी के त्याग को सम्मान देता है। अलका भाटिया का निर्णायक प्रवेश। अलका मैम का इंटरव्यू में प्रश्न पूछना और सामान्य वेतन से 2.5 गुना अधिक वेतन 12,000 रुपये के स्थान पर 25,000 रुपये का प्रस्ताव देना अलका के चरित्र की शक्ति, दूरदर्शिता और न्यायप्रियता को स्थापित करता है। उन्होंने वाणी के प्रमाण पत्रों के साथ साथ उसके नैतिक कारण, पिता के प्रति दायित्व को भी महत्व दिया। मनोविज्ञान की महत्ता। पिता का ये निष्कर्ष कि मनोविज्ञान का ज्ञान मनुष्य के जीवन में सदा ही फलदायी होता है, यह वाणी को उसके इंजीनियर बनने के स्वप्न टूटने के दुख से बाहर निकालता है और उसके वर्तमान प्रोफेशन को दैवीय उद्देश्य, राम जी की इच्छा से जोड़ता है। संबंधों की पूर्णता। एपिसोड का अंत वाणी और पिता के गले मिलने से होता है, जो वर्षों के मन मुटाव और असहजता को दूर करता है। यह एक सकारात्मक भावनात्मक समापन है। यह एपिसोड वाणी के जीवन में कार्य और प्रेम के संतुलन को स्थापित करता है। ऑडियो प्रस्तुति के लिए मार्गदर्शन। वाणी का स्वर। पिता से बातचीत। व्यंग्यपूर्ण वाक्य, खाने पीने की व्यवस्था, बोलते समय संयत किंतु सुगठित स्वर का प्रयोग होना चाहिए। इंटरव्यू में उत्तर देते समय दृढ़ता और सच्चाई का आत्मविश्वास दिखना चाहिए, विशेषकर जब वो विवाह न करने का निश्चय बताती है। पात्रों का स्वर। पिता, पापा की दुर्बलता और पश्चाताप उनकी ध्वनि की धीमेपन, सॉफ्टनेस और हल्की सी कंपन, स्लाइट ट्रेम्बल से स्पष्ट होनी चाहिए। उनके मार्गदर्शक शब्द अनुभवी और गहन चिंतन से भरे होने चाहिए। अलका भाटिया, उनका स्वर आत्मविश्वास, निर्णयात्मकता और बुद्धि का मिश्रण होना चाहिए। वेतन की घोषणा करते समय स्वर स्पष्ट और शक्तिशाली हो। संगीत, बीजीएम, इंटरव्यू के बीच प्रतीक्षा के समय हल्का तनाव हो। अलका मैम द्वारा 25,000 रुपये की घोषणा पर संगीत में उल्लास और अचंभे का भाव आना चाहिए। अंत में पिता पुत्री के गले मिलने के क्षणों में बीजीएम स्नेहपूर्ण और संतोषदायक होना चाहिए। एपिसोड 4 समाप्त।